एनलाइटन वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हिच इज द क्लास 12th चैप्टर 1, और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। सो द वंस इन रेड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है सो डू हैव अ लुक। तो हम लोगों ने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, और that will be followed by role of top, middle and lower level of management, and हमारा next topic रहेगा the functions of management। और इसके बाद don't forget to subscribe the channel for the third video, which is concept and characteristics of coordination and the importance of coordination। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो एक बार चैप्टर को ग्लांस पे देखें अगर, तो मैनेजमेंट के हमें फीचर्स समझ लेते हैं, जो कि क्या है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि लोगों को, काम को और अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के साथ वो डील करता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एक्टिविटी होने के बाद स्टॉप हो जाएगी, वो चलता रहता है। एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक डायनामिक फंक्शन है जो कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, और एक इंटेंजिबल फोर्स है। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो मैनेजमेंट जरूरी है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। और हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे जो लार्जली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नेचर एज एन आर्ट, एज साइंस एंड एज प्रोफेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेवल्स मैनेजमेंट के, व्हिच इज टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल को हम लोअर लेवल भी बोलते हैं। एंड दैट विल बी फॉलोड बाय फंक्शंस, जो कि 5 में डिवाइडेड है। First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing and fifth is controlling। और जो इन पांचों ही फंक्शंस को जोड़ता है एक साथ, वो है एसेंस इन पांचों फंक्शंस का, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के हमें बाद में फीचर्स समझने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के आज के, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट है, या प्रोफेशन है। तो इसके लिए हमें समझना होगा पहले साइंस क्या है। तो व्हाट इज साइंस? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। व्हेन वी से दैट इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वी से कि वहां पर जो भी होता है सर्टेन प्रिंसिपल्स पे होता है, जो कि कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी को पता ही होगा। सो न्यूटन ने कहा कि एक ऊपर से एप्पल गिर रही है क्योंकि जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड इसलिए ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनफैक्ट जो ह्यूमन बींग्स भी हैं, वो अर्थ पे वॉक कर पाते हैं। अदरवाइज वी माइट हैव बीन फ्लोटिंग इन द स्पेस ऑन द अर्थ जस्ट लाइक स्पेस। तो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस। और साइंस के सारे प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, चाहे वो लैब पे हो, चाहे वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में हो। सो हर एक एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक प्रिंसिपल निकल कर आता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, दैट मीन्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह एप्लीकेबल है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की या साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट में क्या होता है, एग्जिस्टेंस है थियोरेटिकल नॉलेज का, कि भाई आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी लिटरेचर है जिससे कि आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आर्ट क्या है? डांसर, टीचिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, ये सब कुछ एक आर्ट है। तो जिसके लिए कुछ एग्जिस्टिंग लिटरेचर होती है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन।
हर आर्टिस्ट जो वो लिटरेचर गेन करता है, जो वो अपना सब कुछ टैलेंट गेन करता है, स्किल्स गेन करता है, वो उसको कैसे अप्लाई करेगा, वो उसकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, वो अपने पर्सनल तरीके से उसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो जितना अच्छा प्रैक्टिस क्रिएटिव होगा, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो वैसा रहेगा। तो जैसे कि हम सबको पता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आगे है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से मतलब क्या है कि आप लोगों को सर्टेन स्किल्स, सर्टेन चीजें आनी चाहिए बिफोर यू कॉल योरसेल्फ अ प्रोफेशनल। तो एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का। तो डॉक्टर को एक सर्टेन डिग्रीज चाहिए होंगी, सर्टेन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी वो डॉक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। वो कैसे रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है? क्योंकि एक सर्टेन बोर्ड है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, और वो आप क्लियर करेंगे तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एग्जाम्पल लें चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो ICAI ने थ्रू सर्टेन एंट्रेंस एग्जाम्स एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई ना कोई एक बॉडी है, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारे प्रोफेशनल्स को ऑर्गेनाइज करती है, इनको फॉर्मुलेट करती है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है। तो क्योंकि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो इनका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी है कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डॉक्टर्स का जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप अपने पहले पेशेंट को सर्व करेंगे, आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, आप विदाउट परमिशन ये ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से। और एक सर्विस मोटिव रहता है। डॉक्टर्स का सर्विस मोटिव है पहले अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। वो ओथ लेते हैं उस चीज की कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा पेशेंट है। तो हम लोगों ने साइंस के, आर्ट के, प्रोफेशन के फीचर्स को देख लीजिए। अब डिस्कस करते हैं क्या मैनेजमेंट के साइंस से कुछ फीचर्स सिमिलर हैं भी या नहीं। तो देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो यस, बिल्कुल है। कैसे है? रीजन बीइंग, जिस तरीके से साइंस में कॉज और इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, कुछ हुआ और उसका इफेक्ट हमने देखा, उसी तरीके से थ्रू आउट द इयर्स मैनेजर्स ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू देखा है कि अगर वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव करते हैं या ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। तो हाँ, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लेकिन क्या उसके प्रिंसिपल सभी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं? हाँ, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स है वो किस पे हो रहा है? ह्यूमंस पे। और ह्यूमंस का बिहेवियर क्या है? वॉलेटाइल है। वो हर बार एक तरीके से सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो किस किस वजह से बदलेगा, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट ट्रेडिशन। सो क्योंकि ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ह्यूमंस पे ट्राई किया जा रहा है, तो वो यूनिवर्सल वैलिडिटी भी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन व्हेन वी से यूनिवर्सल वैलिडिटी हो भी सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, वहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है वहां पे लोग अलग तरीके से बिहेव करें, इसलिए हम उसको बोलेंगे हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है। तो हर जगह पर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर जाएंगे, बट विथ लिटिल मॉडिफिकेशन। तो इसलिए हम कहेंगे जो प्रिंसिपल्स हम एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमंस पे किए गए हैं, और यूनिवर्सल वैलिडिटी है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जरूरत है। नेक्स्ट इज, तो कंक्लूजन क्या है हमारा इस चीज का? तो क्या हम मैनेजमेंट को साइंस कह दें? तो हम देख रहे हैं कि 3 फीचर्स में से 2 मैच कर रहे हैं, बट एक मैच नहीं कर रहा। इसलिए हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। सो मैनेजमेंट जो है एक इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि वो उतना प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखते हैं। क्या कोई थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है? क्या कुछ है ऐसा? यस, बिल्कुल है। बहुत सारी लिटरेचर एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं, मैनेजर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हमारे पास लिटरेचर एग्जिस्ट करती है।
क्या कोई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? क्या कोई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? यस, बिल्कुल है। मैनेजर्स ने जो प्रिंसिपल सीख लिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया, अब वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी मॉडिफिकेशंस के साथ, वो उनकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ही है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से क्या मतलब है? जो मैनेजर जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, जितने लोगों के साथ उसने डील किया होगा, वो उतना ही क्रिएटिव होगा, उसने उतनी ही प्रैक्टिस, उतना ही एक्सपीरियंस गेन किया है। तो एग्जैक्टली जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, क्योंकि जो मैनेजर है उसने एक नॉलेज गेन कर ली है, उसको अपने तरीके से अप्लाई करता है, वो कितनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो चीजें अप्लाई कर पाता है, वो उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो सभी के तीनों फीचर्स मैच करें, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज एंड आर्ट। बिल्कुल सही बात है। तो कंक्लूजन आता है दैट इट इज एन आर्ट, क्योंकि वो सारे फीचर सेटिस्फाई करता है। हमें अलग अलग एरिया स्टडी करने पड़ते हैं अलग अलग लिटरेचर के साथ, जो कि हर मैनेजर अपने यूनिक तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है प्रोफेशन। तो क्या मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो वी कैन से यस, समवट यस है, बिल्कुल है। कैसे है? जिस तरीके से प्रोफेशंस में उनको लिटरेचर पढ़नी पड़ती है, नॉलेज गेन करनी पड़ती है, सर्टेन स्किल सेट आना चाहिए, उसी तरीके से मैनेजर्स को भी कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, लोगों के साथ ब्लेंड करना आना चाहिए, हर सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे ये स्किल्स आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। सो यस, देयर इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और हर मैनेजर को वो चीज आनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो ये नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों नहीं है? रीजन बीइंग, क्या आपके घर में मम्मा मैनेज नहीं करती है, पापा मैनेज नहीं करते हैं, कोई एल्डर मैनेज नहीं कर रहा है चीजों को? डेफिनेटली कर रहा है। तो क्या उन्होंने कोई एग्जाम पास किया है? नहीं करा है। सो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, क्योंकि हर ग्रुप ऑफ पीपल को एक मैनेजर चाहिए रहता है, कोई ना कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता ही है। तो वहां पे वो मैनेजर है, बट उसने कोई एग्जाम पास नहीं करा है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन वी कैन से समवट यस, लेकिन ये भी जो फीचर है थोड़ा ब्लर्ड है। ब्लर्ड किस सेंस में है? AIMA एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है, बट क्या वो सभी उसी से सभी जो भी वो फॉर्मुले पॉलिसीज निकाल रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, क्या वो सभी मैनेजर्स फॉलो करते हैं? तो आंसर इज क्लियरली नो, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें जैसे कि आप लोगों को फ्रेंड्स का एक ट्रिप जा रहा है, तो क्या वो प्रोफेशनल एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिसीज हैं वो फॉलो करते हैं? नो, ठीक है। सो व्हेन देयर इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है? तो एब्सोल्युटली नो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैनेजर्स हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने तरीके से चीजों को पूरा करते हैं, व्हाटएवर माइट बी द कंडीशन। लेकिन सर्विस मोटिव है, क्योंकि हर मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, वहां पे जो एम्प्लॉइज हैं उनके पर्सनल गोल्स को फुलफिल करना है, हर स्टेक होल्डर को ध्यान में रखना है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वी से कि पांचों में से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सर्विस मोटिव है। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वो सारे एग्जैक्ट क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? तो हमने देखा कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल को आप लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। टॉप लेवल पे जो जो पोस्ट है वो अच्छे से याद कर लीजिए। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें आपको 4 पोस्ट दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा टॉप लेवल पे आता है या कौन सा टॉप लेवल पे नहीं आता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपके लिए बता देती हूँ, COO, this one, COO is Chief Operating Officer, CEO is Chief Executive Officer, CMO is Chief Marketing Officer, CFO is Chief Finance Officer, MD is Managing Director, and VP is Vice President. Next is middle level management, HRM, that is Human Resource Manager. PM is Production Manager, MM is Marketing Manager, FM is Finance Manager, OM is Operational Manager, Plant SUPT dot Plant Superintendent, RM is Regional Manager and Divisional Manager.
ऑपरेशनल लेवल पे फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं जो डायरेक्टली वर्कर से जुड़े होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट चीज है जो पक्का पूछा जाता है और हमें आना भी चाहिए केस स्टडी सॉल्व करने के लिए भी, दैट इज रोल ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हर लेवल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो टॉप लेवल का देखें अगर, तो वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स फॉर्मुलेट करते हैं कि उन्हें अचीव क्या करना है। वो सबकी एक्टिविटीज, सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, जो गोल्स डिसाइड किए गए हैं वो उस अलाइनमेंट में हो और वो अचीव कर सके। ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के, बिजनेस के एंड बिजनेस के सर्वाइवल के। और वो टॉप लेवल का ही काम है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करें और उसकी इम्प्लीकेशंस देखें, उनके बिजनेस पे क्या आएगा एंड देन अपनी प्लानिंग में चेंज करें। देन top level is also responsible for all activities and its impact on society। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी पे, एक्टिविटीज किसकी, बिजनेस की एक्टिविटीज, और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी पे, ये भी किसका काम है, टॉप लेवल का काम है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल पे क्या काम है। सो मिडिल लेवल का क्या रोल है, दैट इज जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बना दी हैं उनकी जो प्लानिंग हो गई है उनको कैरी आउट करना और उन्हें इंटरप्रेट करना और मेक श्योर करना कि पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली या प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उनके पास नेसेसरी इंडिविजुअल्स हैं, नेसेसरी पर्सनल है जो वो सारा काम करेंगे। एंड देन जब वो पर्सनल आ गए, यानी उन्होंने स्टाफिंग कर ली, उनको रिक्रूट कर लिया, तो वो उनको ड्यूटीज असाइन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें। एंड देन आफ्टर दैट इज मोटिवेट करें उन लोगों को कि वो अपनी हायर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकें, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें। और मिडिल लेवल का ही काम होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके बीच में कोऑपरेट करें। एंड व्हाट इज द टास्क ऑफ ऑपरेशनल लेवल, सबसे छोटे लेवल पे क्या काम हो गया, सबसे छोटे लेवल पे काम है कि वो जितनी भी वर्कफोर्स है वो देखें कि वो काम सही से कर रहे हैं, उनकी जो काम है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, कम वेस्टेज हो रही है, क्वालिटी अचीव हो रही है। और जो टॉप लेवल पे जो प्लानिंग की गई थी, मिडिल लेवल में जो इंटरप्रेट करी थी पॉलिसीज, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लोअर लेवल को ट्रांसफर करें। दैट मीन्स ऑपरेशनल लेवल पे जो भी है वो वर्कफोर्स को डायरेक्टली देख रहा है, वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है। यानी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है किसके हार्डवर्क से रन करती है, वर्कर्स के हार्डवर्क से रन करती है। तो ये ऑपरेशनल लेवल का ही काम है कि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी ग्रीवेंसेस हो, वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक लेकर जाए और डिसिप्लिन मेंटेन करे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली रन करती रहे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत इजी है, व्हिच इज फर्स्ट वन इज प्लानिंग, यानी what is to be done, होना क्या है और कौन करेगा, who is to do it। और ये कौन करता है, टॉप लेवल पे काम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि मिडिल लेवल पे नहीं होता, ऑपरेशनल लेवल पे नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा वो भी प्लान आउट करते हैं कि आज हमें दिन में ये चीज करनी है तो ये ऐसे ऐसे करेंगे। मिडिल लेवल पे डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन मैनेजर को क्या काम करना है, मार्केटिंग मैनेजर को क्या काम करना है, किस किस को असाइन करना है। प्लानिंग हर लेवल पे होती है लेकिन अलग अलग सीरियसनेस के साथ, अलग अलग ग्रेवनेस के साथ। नेक्स्ट इज सेट गोल्स इन एडवांस। ये लोग पहले से एडवांस में गोल डिसाइड करते हैं। जब हम गोल्स एडवांस में डिसाइड करेंगे दैट इज प्लानिंग। ये तरीका डेवलप करते हैं ताकि जो हमारे गोल्स हैं वो हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें, और जितनी भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती हैं उसको प्रेडिक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक कंटिजेंसी प्लान प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी ड्यूटीज असाइन करना। ग्रुप टास्क में काम होगा, इंडिविजुअल टास्क होगा, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना ताकि जो प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ हो सके। ये डिसाइड करते हैं कि कौन एक पर्टिकुलर टास्क करेगा, कहाँ पे करेगा और कब करेगा। सो वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। ऑर्गेनाइजिंग में ये भी होता है कि जो रिक्वायर्ड टास्क है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा सके। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट बनाने का काम किसका है, प्रोडक्शन मैनेजर का। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो आगे काम किसको पास ऑन करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट पहले हमने क्या करा, मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया और फिर हम वर्क यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। देन प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है,
हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, तो किसका काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, तो वो करेंगे। तो उसमें से कौन कहाँ पे कैसे मार्केटिंग करेगा, तो हो सकता है एक सेल्स प्रमोशन की वर्क यूनिट हो और एक एडवर्टाइजमेंट की वर्क यूनिट हो, जो कि एडवर्टाइजमेंट काम करेगा पीआर एजेंसी, और एक काम करेगा सेल्स प्रमोशन के लिए डोर टू डोर सर्विस देकर। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क एंड प्रमोट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट्स। यानी जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, वो पूरा करता है। कैसे, काम कंप्लीट करके, ठीक है। और सिमिलरली एट द सेम टाइम प्रमोट करता है एफिशिएंसी ऑपरेशंस की, और रिजल्ट इफेक्टिवली आए, बहुत अच्छा आए। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्लानिंग के बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, हमने प्लान कर लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, हम जिन लोगों को देने वाले हैं वो कब सक्सेसफुल रहेगा, व्हेन वी फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही लोग। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, कि फॉर एग्जाम्पल आप टीचर को अगर पढ़ाने के अलावा कुछ और काम दे दोगे, तो वो क्या उतने अच्छे से पढ़ा पाएगी या उतने अच्छे से वो काम कर पाएगी, दोनों में से वो क्या कर पाएगी। टीचर का काम है टीच करना, ठीक है, तो वो पढ़ा पाएगी या फिर वो कोई और काम के लिए बनी है। सो वी हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। टीचर का काम स्कूल में है, डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में है, तो इस तरीके से। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन से डील कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स से डील कर रहा है, इसलिए स्टाफिंग का दूसरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसमें कैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, प्लेसमेंट की एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टाफिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके के इंडिविजुअल्स with different skill sets are required. तो स्कूल में टीचर्स जरूरी होती हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, वी कैन स्विच देम। हम स्कूल्स में डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स में टीचर्स को काम करने के लिए नहीं भेज सकते, अदली बदली नहीं कर सकते। सो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कौन पूरा करता है, स्टाफिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना। तीन चीजें करनी है, लीड करना है, इन्फ्लुएंस करना है और मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, क्या करने के लिए, जो उनको काम दिया गया है वो पूरा करने के लिए। तो हो सकता है कि कोई एक एम्प्लॉय है, वो बहुत अपसेट है, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि वो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, उसको इन्फ्लुएंस करे कि किस तरीके से वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट करेगा और काम करेगा। एंड देन वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी वो एक पर्सनल लेवल पे जाके हो गया कि उनकी अलग से जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है वो उनको सॉल्व आउट करें। बट इनिशियली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर है उसका काम रहेगा कि वो अपने एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करे इस चीज के लिए कि किस तरीके से वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करना और एम्प्लॉइज को एनकरेज करना कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे, ये भी काम मैनेजर का रहता है। तो डायरेक्टिंग के की कंपोनेंट्स याद कर लीजिए, दो हैं, वन इज मोटिवेशन एंड सेकंड इज लीडरशिप। मैनेजर दोनों ही काम करने पड़ेंगे उसको। नेक्स्ट करते हैं, डायरेक्टिंग के बाद क्या आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वेरी इजी। वो ये कहता है कि हमें ये मॉनिटर करना है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी चीजें हो रही हैं, क्या उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो होता क्या है, हम लोगों ने डिसाइड करा, प्रोडक्शन मैनेजर ने डिसाइड करा कि वो 1000 यूनिट्स बनाएगा। अब वो 1000 यूनिट्स बनने की जगह 900 यूनिट्स बन रहे हैं। तो डिसाइड किया था 1000 स्टैंडर्ड था, और अभी करंट परफॉर्मेंस कितनी है, 900। तो जो इन दोनों में डिफरेंस है 100 का, वो क्यों है, उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन लेना किसका काम है, मैनेजर का। ताकि जो ये डेविएशन आया है वो क्यों आया है, वर्कर्स सही नहीं थे, उन्होंने लॉन्ग ब्रेक ले लिया, रिसोर्स नहीं था हमारे पास एट द सेम टाइम, या वर्कर्स ही कम पड़ गए हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्या प्रॉब्लम आई, ये डेविएशन फाउंड करना कंट्रोलिंग में मैनेजर का काम है। और उसके बाद डेविएशन के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना कि अब उसको सही कैसे करें, जो रिमेनिंग 100 हमें जो बनाने हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द फिक्स टाइम, वो हम कैसे बनाएं। देन उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज नेसेसरी है होनी आउटपुट के लिए, सक्सेस के लिए, ये भी कंट्रोलिंग का काम है डिसाइड करना। यानी मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन सी एक्टिविटीज अननेसेसरी है और कौन सी को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को अलाउड है फोन अपने पास रखना अपने डेस्क पे, ठीक है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा अलाउड नहीं है। तो कंट्रोलिंग में ऐसा देखा गया कि जो एम्प्लॉइज हैं जब फोन अपने पास रखते हैं दे वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बट जो एम्प्लॉइज नहीं रख रहे हैं दे आर ऑल टाइम वरीड वेदर दे आर मिसिंग ऑन सम इम्पोर्टेंट कॉल्स। सो हो सकता है यहाँ पर कंट्रोल करने पर वो उनकी परफॉर्मेंस पे देखे कि अच्छा इनकी परफॉर्मेंस इससे खराब हो रही है, परफॉर्मेंस उतनी एफिशिएंट नहीं है, तो वो यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस ले ताकि जो इनके एम्प्लॉइज हैं वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में काम करने वाले हों। Then how and where they can be measured, who should have the authority to take corrective action, ये भी कंट्रोलिंग का ही काम है कि मेजर कब किया जाना चाहिए। दिन की शुरुआत में तो नहीं देख लेंगे कौन कितनी यूनिट्स बना रहा है, कौन कम यूनिट्स बना रहा है, कौन ज्यादा यूनिट्स बना रहा है, तो हम एक दिन के मिडिल में और दिन के एंड में देखेंगे कि कितने कितने वर्कर्स ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा, ये भी मैनेजर का काम है। तो क्या अगर हम पूछें आप लोगों से कि सारे फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं या फिर इंटर रिलेटेड हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर को ये सारे टास्क ऐसा नहीं है कि कंसेक्यूटिवली एक के बाद हो रहा है। वो हो सकता है एट द सेम टाइम प्लान भी कर रहा हो, डायरेक्ट भी कर रहा हो और स्टाफिंग भी कर रहा हो, क्योंकि ये सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड हैं और कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि कोई भी इनमें से आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं किया जाता है। For recent updates, please subscribe Enlightened World and press the bell icon. Thank you for watching.